प्रिय देशवासियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार रखता हूँ। जिस देश में न्यायतंत्र सही नहीं होता, उस देश में नागरिकों के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आज हमारे देश की यही हालत है। न्यायतंत्र सही नहीं होने से गलत करने वाले को किसी का भय नहीं होता। गलत व्यक्ति बिना किसी भय के जो भी कार्य करना होता है वो करता रहता है। 60 साल से अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रेटको के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के सभी न्यायालय में करीब 5 करोड़ लोगों के केस बाकी हैं, लेकिन 75 वर्षों में किसी भी जज ने इस विषय पर सुधार करने की बात कभी नहीं की। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ लोगों के पर केस बाकी रहे, फैसला ना होता हो तो इस देश का न्यायतंत्र किसी काम का नहीं है। अब न्यायतंत्र में जब सुधार की बात नहीं होती है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यायतंत्र को जो तात्कालिक न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा। आज पूरे भारतवर्ष में सब जगह यही समस्या है। मुंबई की बात करें तो बिल्डर खुलेआम लूट रहे हैं जनता को। पूरे महाराष्ट्र में लूट मची है, जमीन के नाम पर, फ्लैट के नाम पर, लेकिन न्यायतंत्र किसी को सजा नहीं दे पाता है। अगर देता भी है तो ऐसी सजा है कि गलत करने वाले का हौसला बढ़ जाता है। अपने देश की हालत देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जज भ्रष्टाचारी हैं। जज भ्रष्टाचार करता है, इसका आरोप लगा हुआ है, इसका केस है। लेकिन 10 साल से इस केस के ऊपर कोई जज या सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के भ्रष्टाचार को दूर कैसे करेगा? जब जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो केस हियरिंग में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे देश में जो न्यायतंत्र में देरी होती है, इसका कारण एक ही है कि जज स्वयं भ्रष्टाचारी है। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार का लिया हुआ न्यायतंत्र। ये न्यायतंत्र का उद्देश्य ही था कि कभी हमारे देश में लोगों को न्याय ना मिले। अब वो सिस्टम को हमने अपनाया। यहाँ पर 3 टायर सिस्टम आ गई। पहले आप सिटी सिविल कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्यायतंत्र में अगर सिटी सिविल कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि स्टे देने से पहले कारण बताया जाए कि उसने गलती क्या की है, तो उस जज को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया और कानून को नहीं समझ सके तो सिटी सिविल कोर्ट के जज को बिना वजह स्टे दे दिया गया। सिटी सिविल का जज ईमानदार है, लेकिन हाई कोर्ट जाके स्टे ला सकता है। अब स्टे लाया, उसका भी कोई दुख नहीं। चलिए, हो सकता है कि कोई गलत करता है तो स्टे लेकर आए, लेकिन सवाल ये होता है कि स्टे देने से पहले हाई कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि उसका कारण बताए। अगर कारण नहीं बताता है तो स्टे नहीं देना चाहिए। और अगर स्टे दिया है तो उसका फैसला 2 दिन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टे देने के बाद उसको 10 साल तक आपने खड़ा कर दिया। अपने देश में यही चल रहा है। सारे पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार में पकड़े गए, सभी को ऊपर की कोर्ट स्टे दे देती है और परिणाम क्या होता है कि केस यूं ही पड़ा रह जाता है। इसलिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था किसी काम की आज की तारीख में नहीं है। अब आप देखिए, मैंने कितने गुंडे मवालियों को, जो बड़े बड़े पैसे वाले और नामचीन टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, या जिन्होंने देश की संपत्ति लूटी, गलत काम किए, वो जेल में भी गए। लेकिन जब भी जेल से वापस आए तो उनकी तंदुरुस्ती पहले से अच्छी रही।
जिस हालत में गए थे उस हालत से ज़्यादा अच्छी परिस्थिति है। यानी इस बात का संकेत है कि हमारे देश में सजा मिलने के बाद जेल के अंदर भी इन गलत व्यक्तियों को, इन गुनहगारों को पूरी सुविधा दी जाती है और इसके ऊपर हमारे देश के न्याय तंत्र का कोई कंट्रोल नहीं। अब हमारे देश में कानून बनते हैं, कहते हैं आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, सभी के लिए एक समान कानून। लेकिन पिछले 75 वर्षों में और खास करके पहले 15 वर्षों में जो कानून बने वो सारे हमारे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में बने। सिर्फ मंदिरों के पैसों पर कब्जा किया, मस्जिदों पर नहीं, चर्च पर नहीं, सिखों के गुरुद्वारा पर नहीं, जैनों पर नहीं। जो मेजोरिटी में है उनके साथ ही अन्याय किया गया। तो फिर ये आर्टिकल 14 का महत्व क्या रहा? किसी भी देश में जब तक नागरिकों को एक समान नहीं माना जा सकता उस देश में कभी भी शांति नहीं रह सकती। और यहाँ पर तो जो सत्ता पर रहे उन्होंने देश में सत्ता रखने के लिए माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, भगवान ने सबको एक समान बनाया। लेकिन सत्ता पर रहने के लिए हमारे देश के नेताओं ने पहले 60 साल के अंदर ऐसे ऐसे कानून बनाए जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ही हैं। एक तरफ आर्टिकल 14 की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अलग अलग तरह के माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास ये सब बनाकर सत्ता पर अपना अधिकार रखने के लिए किया है। अब समय आ गया है कि इस देश के सभी नागरिक जो समानता में मानता हूं वो आगे आए और इस देश के न्याय तंत्र में जो अन्याय हो रहा है, पहला अन्याय तो ये है कि समय पर न्याय नहीं देता। 5 करोड़ लोगों को परेशान करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, वो संस्था को हम क्या कहेंगे, न्याय तंत्र कैसे कर सकते हैं? हमारे देश में न्याय तंत्र नहीं है। अब आप पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, उनके लिए अलग न्याय है, उनके लिए समय अलग है। जिस केस को उठाना होता है वही केस सुप्रीम कोर्ट उठाती है। केस तो आज लाखों पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में हजारों केस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को उन्हीं केसों को उठाने की बात होती है जिस पर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ या हानि है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि हमारे देश में 1954 में कानून बनाया नेहरू जी ने और स्वामी रामदेव बाबा जी और बालकृष्ण जी को नोटिस भेजी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इस तरह का कंट्रोल कि भाई आप ये सब एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हैं, आप इस तरह की प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं जिसका प्रूफ आपके पास नहीं है, जिससे लोगों की जिंदगी बननी नहीं है, इसके लिए उनको नोटिस भेजा गया। लेकिन इस देश के अंदर सिगरेट है, मावा है और दूसरे जितने भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ते हैं जिसमें हीरो हीरोइन आते हैं, जिसको कहते हैं कि मादक पदार्थ की एडवर्टीजमेंट, जो खाने से आदमी का शरीर बिगड़ता है उसका प्रचार प्रसार पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन स्वामी जी अगर ये कहते हैं कि हम कैंसर को रोक सकते हैं तो कहते हैं आप नहीं कर सकते ऐसी एडवर्टीजमेंट। ऐसी लिस्ट 1954 में बनाई गई और ये लिस्ट जो थी वो ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई थी, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई समाधान नहीं है। यानी हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर जो सुधार किया गया है वो भी संविधान के मौलिक अधिकारों को विरुद्ध किया गया है। और फिर किसी को भी आप स्टे दे दो और जिंदगी भर उसका स्टे चलता रहे, तो ऐसे न्यायतंत्र की क्या आवश्यकता है? स्टे दिया तो 2 दिन में फैसला होना आवश्यक हो जाता है। अब देख लीजिए वक्फ बोर्ड कैसा कानून है, जिस जमीन को चाहे मुसलमान ले सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। माइनॉरिटी हैं, अब 25% जिसकी पॉपुलेशन है उसको माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी में तो सिख हैं,
माइनॉरिटी में तो पारसी हैं, माइनॉरिटी में जैन हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना अपना अधिकार नहीं मांगा ईमानदारी से। लेकिन पहले 60 वर्षों के अंदर ऐसा कानून बनाकर उनको, जिसकी पॉपुलेशन 25% है, उसको माइनॉरिटी कह दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। अब यही मुसलमान जो माइनॉरिटी कहलाते हैं, उनके पूरे विश्व में 57 देश हैं। हिंदू जिनकी पॉपुलेशन 70% है, 75% है, वो आज भारतवर्ष के अंदर अपना हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकते हैं। और मेजॉरिटी के ऊपर अन्याय होता है और सरकार उसको मदद करती है। ये इसलिए हो रहा है कि अयोग्य व्यक्ति सब सत्ता पर पिछले 70 वर्षों से रहे। अब इस तरह का कार्य अगर होता रहेगा तो आप समझ लीजिए कि सभी नागरिक एक समान कभी भी नहीं हो सकते। अब जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, 7% से 20% बन गए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू की बस्ती 25% थी, वो 2% हो गई। और उसके बाद भी ये कहना कि हमारे साथ अन्याय होता है, इसको हम कैसे स्वीकार करेंगे। देश में सभी नागरिकों को एक समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। लेकिन हमारे देश में तो धर्म के आधार पर कानून चलेगा। ये कैसे चल सकता है। ट्रिपल तलाक निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? कि नारी के साथ खुल्लम खुल्ला अन्याय था। आज की तारीख में माइनॉरिटी के अंदर कहा जाता है हमें हमारे तरह से वस्त्र पहनने का अधिकार है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि पूरे विश्व में आज की तारीख में आप देखिए, जो चीज उनको बचपन से सिखलाई जाती है, उसको पूरा विश्व जो है वो आतंकवाद समझता है। और आज पूरा विश्व कट्टर मुसलमानों के विरुद्ध में है। सभी मुसलमान खराब नहीं हैं। सभी मुसलमान खराब इसलिए नहीं हैं, जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ पर तो मुसलमान में जितनी बहनें 70 साल से उम्र से बड़ी हैं, उनको पूरा मालूम है कि हिंदुओं की लड़कियों को किस तरह से उन्होंने मुसलमान बनाया है। 70 वर्ष की जितनी भी बहनें आज हैं, उनको मालूम है कि मुसलमान की कम्युनिटी किस प्रकार बड़ी हुई है। और बड़ी होने के बाद जो हिंदू लड़की मुसलमान बनी है, उसे कितनी तकलीफ पड़ी है। जो स्वतंत्रता उसको हिंदू धर्म में थी, वो स्वतंत्रता उसको मुसलमान में नहीं मिली है। मैं असभ्यता का समर्थन नहीं कर सकता, किंतु नारी भी एक इंसान है। नारी के साथ भी नारी जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कह देने का आप 4 बार शादी कर सकते हैं, आपको ये ड्रेस पहनना कंपलसरी हो जाएगा। और बहुत सारी नारियों के लिए समस्या, 72 हुरों की बात करते हैं। और सबसे बड़ा तो तकलीफ ये है कि वो अपने धर्म के नाम पर नारी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। यही कारण है कि ईरान में और अफगानिस्तान में महिलाओं ने बगावत की। आने वाले दिनों में महिलाएं हकीकत में बगावत करेंगी। महिलाएं भी इंसान हैं, उनको भी इंसान की तरह समझा जाए। ट्रिपल तलाक तो निकल गया, शादी के लिए कानून निकल जाएंगे, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन न्याय तंत्र जो न्याय नहीं करता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे देश में न्याय तंत्र में सबसे पहले तो जजों को समझाना पड़ेगा कि आप अपने आदेश का पालन नहीं करते हैं, और अगर कानून बनाने वाला कानून का पालन नहीं करता है तो आप उनको सजा क्यों नहीं देते हैं। हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट भी फ्री और सरकार भी फ्री। सरकार कानून बनाएगी पब्लिक के लिए, वो चुने हुए प्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं, और न्याय तंत्र उन्हें कभी सजा नहीं देता। न्याय तंत्र पे भ्रष्टाचार का आरोप है, तो न्याय तंत्र का कर्तव्य है कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप को देखा जाए। तो वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं और दूसरे के लोगों को दबाते हैं। और यही कारण है कि 5 करोड़ लोगों को परेशान करने वाला न्याय तंत्र, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे अन्याय तंत्र कहूँ या न्याय तंत्र। मेरे शब्दों में तो ये अन्याय तंत्र ही है। और इसका विरोध करने के लिए अब इस देश के नागरिकों को बाहर आना होगा। पिछले
6 वर्षों से मैं लगातार मुंबई के नागरिकों के लिए लड़ता रहा हूं, जिसको बिल्डरों ने लूटा है। आप नहीं मानेंगे, मुंबई के अंदर की बात करें तो कम से कम 1 लाख से अधिक परिवार को बिल्डरों ने लूटा है। पैसा लिया, फ्लैट नहीं दिया, मकान तोड़ दिया, भाड़ा नहीं दिया, फ्लैट भी नहीं दिया। तो इस तरह के अन्याय का मुख्य कारण हमारे देश का सड़ा हुआ न्यायतंत्र है। बेशर्म जज हैं जिन्हें एक पैसे की शर्म नहीं है कि इस विषय पर गंभीरता से कैसे ली जाए। जब मैंने पीआईएल की बात की तो एडवोकेट कहता है ये इंडिविजुअल केस है, इसका पीआईएल नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, जहां पर 50,000 व्यक्ति को एक ही कानून लागू होता है कि पैसा लेने के बाद तुमने अगर जगह नहीं दी तो जगह देना बिल्डर का काम था, तो इसमें पीआईएल क्यों नहीं हो सकती है? कि भाई सभी लोग कहते हैं कि हमने पैसा दिया, हमको 3 साल के बाद कहा था, 5 साल तक हमको जगह नहीं दी, 10 साल तक जगह नहीं दी, और उसके बावजूद भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा अभिप्राय एडवोकेट देता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारी पीआईएल एक्सेप्ट नहीं हुई तो तुम्हें जेल की सजा होगी, तुम्हें दंड लगेगा। मैं दंड और पैसे की सजा से घबराया नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारा देश का न्यायतंत्र चल रहा है ना, मुझे उससे दुख होता है कि खुले आम बिल्डर लूट रहे हैं और कोई किसी को कहने वाला नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि स्वामी रामदेव जी को नोटिस भेजी, बालकृष्ण जी को नोटिस भेजी, उस कानून के लिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है। अब वो संविधान में आ गया, उसीलिए आप इसके विरुद्ध प्रचार नहीं कर सकते। अरे अगर आप में कैपेसिटी है, आप अगर कैंसर को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, अन्य बीमारियां जो एलोपैथी में नहीं हो सकता है, तो उसका प्रचार भी नहीं कर सकते। ऐसे कानून को रद्द करना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति आज कैंसर को क्योर करने की हिम्मत कर सकता है या करने के उसके पास टेक्निक है, तो वो अलाउड नहीं करेंगे। क्या आप इसका प्रचार नहीं करोगे? और साथ में मादक पदार्थ, हीरो आएंगे, नाटक करेंगे, और मादक पदार्थ जिससे आपका शरीर खराब होता है उसकी एडवर्टीजमेंट अलाउड है। इसके लिए इस देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है। जितनी भी तकलीफ आपको पड़ती है ना, इसके लिए इस देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है। इसके लिए आप कृपया एक बात को दिमाग में रखिएगा कि आने वाले दिनों में देश के नागरिकों को बाहर निकलना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अब न्यायतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाएं, और न्यायतंत्र या तो समय पर न्याय करे, सभी के साथ न्याय करे, बराबर का न्याय करे, और अगर ना कर सके तो ऐसे न्यायतंत्र को बंद कर देना, यही ताला मार देना, यही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। और नए न्याय व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सभी को जय हिंद।